आपका, मैं हूं आपके साथ मनुरा सक्सेना। अजमेर और संभल मामले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट से बड़ी मांग करते हुए निचली अदालतों में ऐसी याचिकाओं पर रोक लगाने की मांग की है। साथ ही मस्जिदों पर किए जा रहे ऐसे दावों को संविधान और कानून का मजाक बताया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अजमेर और संभल मामले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट से बड़ी मांग करते हुए निचली अदालतों में ऐसी याचिकाओं पर रोक लगाने की मांग की है। साथ ही मस्जिदों पर किए जा रहे ऐसे दावों को संविधान और कानून का मजाक बताया है। आपको बता दें कि संभल कोर्ट ने भी सर्वे की मांग की याचिका को मंजूरी देते हुए सर्वे के लिए अलाउ किया था, जिसके बाद हिंसा हुई सर्वे के दौरान। अजमेर में भी अजमेर कोर्ट ने जिसमें याचिका में दावा किया है कि शिव मंदिर है, उस याचिका को मंजूरी दे दी है और इसी को लेकर अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। वहीं अजमेर दरगाह पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि इस पर कोर्ट ही फैसला करेगा। बाबर और औरंगजेब ने ज्यादातर मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई थी, तो केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि इस पर फैसला तो कोर्ट को ही लेना है, मामले में सरकार का कोई रोल नहीं है। ये कुछ नहीं कर रहा है, न्यायालय निर्णय करेगा, क्योंकि ये तो सच है कि अधिकांश मंदिरों को तोड़ करके औरंगजेब ने, बाबर ने, इन्होंने मस्जिदें बनाई थी। अब जांच होगी, जांच में रिकॉर्ड आदेश देता है कि इसकी खुदाई करो और खुदाई करने पे जो उसे अवशेष मिलेंगे उससे निर्णय हो जाएगा क्या। देखो, ये कोर्ट का मामला है और कोर्ट ने जब सर्वे का आदेश दिया है तो ये कोर्ट ही इस पे जजमेंट करेगा कि आखिर उनको क्या फैसला लेना है। जब कोर्ट ही फैसला दिया है, चाहे छोटी कोर्ट हो, चाहे लोअर हो, चाहे कोर्ट तो कोर्ट होती है। जो कोर्ट ने जब निर्णय लिया है तो कोर्ट ही फैसला लेगी। इसमें सरकार का थोड़ी है, इसमें है सरकार, इसमें कहाँ आ रही है, इसमें सरकार नहीं है। इसमें तो एक अलग अलग संस्थाएं हैं, वो उन्होंने डिमांड करी थी और कोर्ट ने सर्वे का निर्णय लिया है। उसमें कोई सरकार कहीं इसमें कहीं दिखती नहीं है। अजमेर दरगाह विवाद पर दरगाह दीवान सैयद जुनैल ओबेदीन अली खान ने कहा है कि ये चीप पब्लिसिटी के लिए कोई भी कर सकता है, इसके लिए तो रोक नहीं है। वहीं एसपी वंदिता राणा ने कहा कि दरगाह की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। जुमे की नमाज को देखते हुए विशेष निगरानी रखी जा रही है। ये तो अपने पर्सनल इंटरेस्ट है उनका, वो चीप पब्लिसिटी के लिए कोई भी कर सकता है, तो इसके अंदर रोक तो कोई है नहीं। कोर्ट के ना तो जाने के लिए है, न इस तरह की पब्लिसिटी हासिल करने के लिए। ये वो स्थान है जहां से पूरे हिंदुस्तान के अंदर अमन और आस्थे का पैगाम गया है। तो यहाँ पर विदाउट कास्ट एंड क्रीड हर आदमी की आस्था है। प्रधानमंत्री जी 1947 से देख लो आप, चादर आ रही है बाकायदा। अजमेर दरगाह को लेकर कोर्ट के फैसले पर जहां बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया, तो वहीं कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि बीजेपी के लिए किसी भी मस्जिद पर दावा ठोकना बहुत आसान है। कि अब आज तक कांग्रेस की सरकार केवल तुष्टीकरण करते रही। तुष्टीकरण के कारण ही अगर ये 47 में ही आक्रांतों द्वारा मंदिरों पर मस्जिद बनाने का जो उनका एक मुहिम चला था, उसको समाप्त कर दिया गया होता नेहरू के द्वारा, तो आज हमें कोर्ट में अर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए अर्जी दिए हैं, कोर्ट ने माना है और सर्वे के कानूनन अधिकार है और उस सर्वे पर भी संबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा आसान है। महंगाई, बेरोजगारी, विदेश में असफलता, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, कनाडा में हिंदुओं पर अत्याचार, भारतीय नागरिकों पे गोलीबारी, चाहे वो ग्रेट ब्रिटेन हो, यूरोप हो, चाहे कनाडा हो, चाहे अमेरिका हो, इन सब से ध्यान हटाने का सीधा सा रास्ता। ठोक दो दावा किसी मस्जिद पर, किसी बाजार पर। मैं जानना चाहता हूं, भारत सरकार का एक्ट है 1991 इंडियन वर्शिप एक्ट, वो कहां सो रहा है? क्यों नहीं भारत सरकार उस पर बोलती? जवाब तो भारत सरकार को ही देना है। अजमेर में बताएगी 1991 के बाद ये
कहीं भी किसी भी अदालत को दखल देने का अधिकार नहीं। झुंझुनू से बड़ी खबर आ रही है। काटली नदी की पुलिया पर हादसा हो गया है। स्कूली टेम्पो को बचाने के चक्कर में दरअसल यह हादसा हुआ। अनियंत्रित होकर बस पुलिया से लटक गई। बस पुलिया के नीचे गिरती तो और भी बड़ा हादसा हो सकता था। बस में सवार किसी भी यात्री को चोटें नहीं आई हैं। झुंझुनू से दिल्ली जाते समय कुडाना गांव के पास यह हादसा हुआ है। तस्वीर आपके सामने है, जहां पर ये देखिए काटली नदी की पुलिया है, जहां पर स्कूली टेम्पो को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होने के बाद बस पुलिया से लटक गई। अगर नीचे गिरती तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। इसमें बच्चे उतारे, उसमें 20, लेकिन उस ऑटो की नंबर नहीं मेरे पास में। और ऑटो सामने से आ रहा था सामने से क्या? श्रीराव साइड से जी, और सामने आया था, इस स्कूल के अंदर घुस रहा था। अलवर में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर कार बेकाबू होकर पलट गई, जिसमें मौके पर 2 लोगों की मौत हो गई, 5 लोग घायल हुए हैं। एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। खबर है कि सभी सोनीपत के बुलंदशहर से कार में बैठकर बालाजी दर्शन के लिए जा रहे थे कि इसी दौरान ड्राइवर को नींद की झपकी आ जाने की वजह से कार बेकाबू होकर पलट गई। ये दिल्ली मुंबई हाईवे पे एक्सीडेंट हुआ था। तो वहां से उनकी दिल्ली मुंबई वाली जो गाड़ी है वो लेके आई थी बड़ौदा में पीएस, तो वहां से रेफर किए थे इनको, तो 108 एम्बुलेंस के द्वारा अलवर के लिए। कितने लोग घायल हुए? इसमें 3 तो बच्चे हैं और 2, एक जेंट्स है, एक लेडीज है और 2 पेशेंट हैं जो डेड है वहां पर। दौसा से बड़ी खबर है, जहां पर जंक्शन पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 की दीवार टूट गई है। दीवार टूटने से जयपुर से दिल्ली जाने वाली ट्रेन प्रभावित हो रही हैं। दिल्ली और आगरा से जयपुर जाने वाली ट्रेनें भी प्रभावित हुई हैं। करीब 30 ट्रेनों को प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लाना पड़ा है। ट्रेनें रुकने पर यात्रियों को अब परेशानियां हो रही हैं। तो दौसा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 जिसकी दीवार टूटी हुई आपको नजर आ रही है, यही वजह है कि दिल्ली जाने वाली ट्रेन अब प्रभावित हो रही है। स्टेशन पर रेल यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कारण है कि यहाँ पर एक फुट ओवर ब्रिज बनाया जा रहा था, जिसके लिए एक गड्ढा खोदा गया था ताकि फाउंडेशन बनाया जाए, लेकिन जो ये प्लेटफॉर्म की दीवार है, प्लेटफॉर्म संख्या 2 की जो दीवार है, ये दीवार टूट गई है, जिसके कारण पिछले 24 घंटे में करीब 30 गाड़ियां ऐसी हैं जो जयपुर से दिल्ली जाने वाली थी, जिन गाड़ियों को प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आकर रुकना था, लेकिन उन गाड़ियों को लूप लाइन से निकालकर 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर भेजा गया है। साथ ही जो 1 नंबर प्लेटफॉर्म है वो व्यस्त होने के कारण अब दिल्ली से जो गाड़ियां आ रही हैं वो भी कई गाड़ियों को आउटर पर या फिर पिछले भागले स्टेशन पर रोका जा रहा है। ऐसे में रेल यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो रेल यात्री प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रहे हैं उन्हें एक प्लेटफॉर्म पर जाना पड़ रहा है। साथ ही आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो दिल्ली से जो गाड़ियां आ रही हैं उनको भी आउटर या फिर स्टेशन पर रुकना पड़ रहा है, और जयपुर से जो गाड़ियां आ रही है उनको प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जाना पड़ रहा है। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा। जयपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर को धमकी मिली है। फोन पर जान से मारने की धमकी मिली। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर से जुड़ी हुई बड़ी खबर यह कि मदन राठौर को धमकी मिली है। फोन के जरिए धमकी दी गई। जान से मारने की धमकी मदन राठौर को मिली है। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर को लेकर बड़ी खबर मिल रही है। मदन राठौर को जान से मारने की धमकी दी गई है। फोन के जरिए जान से मारने की धमकी उन्हें मिली। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी जयपुर से बीजेपी से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन राठौर और उन्हें जान से मारने की धमकी मिली है। फोन पर जान से मारने की धमकी उन्हें दी गई है। सुधीर हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा सुधीर, क्या अपडेट, कौन है ये शख्स जिसने फोन पर ये बड़ी धमकी दी मदन राठौर को? इस मदन राठौर को बड़ी धमकी मिली है जब वो संसद भवन से निकल रहे थे घर के लिए, क्योंकि अभी संसद की कार्रवाई चल रही है, लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई चल रही है। उस दौरान उनको एक फोन आता है। उस फोन पर सीधे बोला जाता है कि मैं तुम्हें गोली मार दूंगा और गाली गलौज की। तो इस तरह की धमकी मिली है। इसके बाद अब पूरे मामले को पुलिस को दिया जाएगा, क्योंकि संबंधित की जो नंबर हैं वो भी सामने आ चुके हैं। 94609481
185 नंबर से ये कॉल की धमकी मिली थी। अब दिल्ली पुलिस को ये मामला दर्ज कराया जाएगा, उसके बाद आगे की तफ्तीश की जाएगी। क्या कोई सिरफरे तौर पे गोली मारने की या जान से मारने की धमकी दी, या फिर कोई साइकिक मामला आता है कि सुधीर कोई जी, पागलपन ये जो में। धमकी दी गई है, क्या इसके पीछे की वजह भी उस शख्स ने बताई? देखिए, धमकी कोई वजह नहीं बताई, सीधे फोन करते हैं उनको। जब फोन किया गया और तो सीधे तौर पे ये कहा गया कि मैं आपको गोली मार दूंगा, और गोली क्यों मारेगा, क्या कारण है, इस बात की अभी तक कोई जानकारी मिली नहीं है, क्योंकि वो संसद भवन से निकले ही थे। उसी दौरान उनको कहा कि मैं गोली मार दूंगा, सीधे तौर पर गाली गलौज की। क्योंकि अब जब ये मामला पूरा पुलिस थाने में जाएगा, संबंधित थाने में ये मामला दर्ज होगा, तब संक्षिप्त में पूरी जानकारी आएगी, पड़ताल होगी कि कौन था ये कहने वाला। क्योंकि फोन नंबर, क्योंकि मोबाइल पे कॉल किया गया है, किसी लैंडलाइन पे नहीं आया। मोबाइल से फोन करने पर मोबाइल पे जो नंबर आए उसके आधार पर तफ्तीश पुलिस करेगी, और उसके बाद में जो धमकी देने वाला है वहां तक सुधीर जी, पुलिस क्या ये पहुंच नेटवर्क कॉल था या फिर ये व्हाट्सएप कॉल के जरिए धमकी दी गई थी? नहीं, ये सामान्य कॉल के जरिए धमकी दी गई थी, जिसमें नंबर जो है हाँ। वो भी आया हुआ है 946094 185 नंबर, इस तरह का नंबर है। उस पे ये इस तरह की जानकारी आई है। तो क्या ये अब तक पुलिस पता लगा पाई है कि ये कॉल कहां से आया है? देखिए, क्योंकि अभी तक पुलिस तक ये मामला भी पहुंचा नहीं है, अभी ये पुलिस तक मामला पूरा पहुंचेगा। पूरी पुलिस जो संबंधित जो थाना दिल्ली में लगेगा उसमें ये मामला दर्ज होगा, और उसके बाद क्योंकि राज्यसभा से सांसद भी हैं, यहाँ से जनप्रतिनिधि के तौर पर आते हैं, राज्यसभा की कार्रवाई में भाग लेने के लिए दिल्ली गए हैं वो, तो एक अलग से जो प्रोटोकॉल लग जाता है सांसद होने के नाते, तो इस कार्रवाई में त्वरित गति से आएगी। और अब कुछ देर में ये पूरा मामला भी पटाख से पुलिस कर देगी जब उनके पास पूरी जानकारी पहुंचेगी। अच्छा, कितनी देर की ये कॉल थी? ये अभी पता नहीं, लेकिन क्योंकि जो संक्षिप्त बात थी वो लगभग 1-1.5 मिनट की बताई जा रही है कि 1-1.5 मिनट के लगभग ये बात हुई है। जी सुधीर जी, कितनी देर पहले की ये घटना है? ये अभी करीब आधा पौन घंटे पहले की बताई जा रही है घटना, क्योंकि अब पूरी तरह से बात निकल के सामने आने में अभी जानकारी ली जाएगी। जनरली होता ये है कि सांसदों के पीए फोन उठाते हैं, क्या ये खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने फोन उठाया था या उनके पीए ने फोन उठाया? देखिए, क्योंकि संसद भवन से निकल रहे थे तो उन्हीं के पास फोन था, उन्होंने ही ये फोन उठाई बताई जो जानकारी मिली है। तो सीधे तौर पे जो धमकी दी गई है उन्हीं को दी गई है, जो अभी तक जानकारी आई है, क्योंकि जो नंबर था वो ज्यादातर। आपको रोकना चाहेंगे, इस बीच हमारे साथ शिक्षा मंत्री यहाँ पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जुड़ गए हैं, मदन राठौर। मदन राठौर जी, धमकी आपको मिली है, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ हुआ था? एकाएक मैं निवास पर, अभी आपका हाउस एडजॉर्न हो गया था आज जी, तो मैं घर पे आया। घर पर जब आया तो एकाएक यहाँ पर मेरे टेलीफोन पर, मेरे जो रजिस्टर्ड फोन नंबर पर एक कॉल आया। तो मैंने कहा हाँ भाई साहब, मेरी आदत है, मैं भाई साहब ही बोलता हूँ। जी जी। तो उसने अनर्गल गालियां बोलनी शुरू कर दी सीधा ही, और तो बोले तुझे गोली मार दूंगा, तू समझता क्या है, तू राज्यसभा में इसलिए आया है क्या? और अरे मैंने कहा क्या हो गया, किसको लगाया आपने फोन? तो वो तो बोले ही जा रहा था, और अनर्गल मतलब मेरी बात तो सुन ही नहीं रहा था, लगातार गालियां बोलता जा रहा था। जी मदन राठौर जी, क्या लगता है आपको किसने ये धमकी दी होगी, किस मकसद के साथ धमकी दी होगी? अच्छा, उसी नंबर पर हमने बाद में भी कोशिश की, हमारे मित्र हैं उन्होंने भी कोशिश की, एक चैनल वाले जो योगा योग सामने आ भी गए थे तो उन्होंने भी कोशिश की उस नंबर पर जी। लेकिन वो कभी तो बोलता है मैं बिहार से बोल रहा हूँ, कभी बोलता है अनूपगढ़ बोला ना, अनूपगढ़ बोला उसने बोला कि अनूपगढ़ से बोल रहा हूँ। और फिर इन्होंने कहा कि आपने मदन राठौर को धमकी दी, तो उसने फोन काट दिया। उसके बाद अब फोन वो मतलब रिसीव ही नहीं कर रहा है, बार बार काट रहा है। कितनी देर की बातचीत आपकी रही होगी? लगभग 2 मिनट। जी, क्या लगता है ऐसा करने के पीछे क्या मकसद रहा होगा? कुछ भी समझ में नहीं आया, मेरे तो इसलिए समझ में नहीं आया कि मेरी किसी से कोई दुश्मनी है नहीं जी, और मैंने ऐसा कोई काम किया नहीं है कि जिससे मुझे कोई धमकी दे, और वो भी बिहार का व्यक्ति क्यों धमकी देगा मुझे? मदन राठौर जी, चूंकि बहुत सॉफ्ट नेचर के आप हैं, आप अपनी बात को बहुत सॉफ्टली और मुस्कान के साथ रखते आए हैं और जनता से जुड़े ही मुद्दे उठाकर लेकर आए हैं। परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर देखें तो आपने बेहतरीन उपचुनाव में किया है, तो आपको क्या लगता है इस कॉल के पीछे का क्या मकसद रहा होगा? मकसद तो अभी मैं क्या बताऊं, एक्चुअली कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्यों मैं ऐसा कोई काम कर भी नहीं रहा कि जिससे किसी को कोई पीड़ा पहुंचे। तो
एकाएक कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों बोला उसने जी। वो लेकिन ये बता रहे हैं कि वो सीधा बिहार से बोला, बोल रहा है। मैं तुझे गोली मार दूंगा। अब ऐसा क्यों बोला कुछ भी समझ। अच्छा, फोन उठा नहीं रहा है। अब मैं भी लगा रहा हूँ तब भी नहीं उठा रहा है जी। मेरे मित्र लोग लगा रहे हैं तब भी नहीं उठा रहा है। ये पुलिस कर्मी आए हैं, मैंने उनको लिखित में दी है कंप्लेंट जी। उनको दी है, लिखित में मैंने कंप्लेंट दी है। तो वो भी अब जांच करेंगे, देखें सामने क्या है कि किस मतलब प्रयोजन से उसने ऐसी बात कही है। ये सामने आ जाएगी, जांच से पता चलेगा पूरा। जी राठौड़ जी, लेकिन मैंने लिखित में दे दिया है। जी जी, आप ये बता रहे कि उसने ये बताया कि वो बिहार से बोल रहा है। एक बार तो बोला, मैंने पूछा, मैंने कहा भाई साहब आप कहाँ से बोल रहे हैं, किसको लगाया आपने फोन। मैंने सोचा कोई गलतफहमी से मुझे लगा दिया दिखता है, नंबर कई बार गलत लग जाते हैं, तो मैंने ये सोचा। लेकिन वो तो गोली मार दूंगा तुझे, और राज्यसभा शब्द बोला, तो मेरे तो यही समझ में नहीं आया। हाँ। ये अभी मुख्यमंत्री जी का फोन आया, मैं एक मिनट बात कर लूं। जी बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मदन राठौड़ जी हमसे जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द पुलिस इस बात का खुलासा करे, जांच करे, क्योंकि पुलिस तक ये बात पहुंच चुकी है। खुद हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि 2 मिनट तक बातचीत हुई, एक शख्स का कॉल आता है और कहता है कि जान से मार दूंगा, गोली से मार दूंगा, गाली गलौज भी की गई। हालांकि मदन राठौड़ की तरफ से पूछा गया कि भाई कहां से आप बोल रहे हैं। उसने एक बार जरूर ये बोला कि वो बिहार से बोल रहा है, लेकिन आखिरकार इसका मकसद क्या था, कौन इसके पीछे है, क्या ये शरारती तत्व की कोई एक शरारत है या फिर ये कोई साजिश है, इसका खुलासे के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। जयपुर का रुख कर रहे हैं, जहां पर आज सुबह फायरिंग की खबर सामने आई है और यहां पर राजा पार्क इलाके में हिस्ट्री शीटर राहुल नंदा के घर पर फायरिंग हुई। जानकारी के मुताबिक बदमाश बाइक पर सवार होकर आए थे। वहीं खबर मिलने के बाद जवाहर नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। सीसीटीवी फुटेज आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजा पार्क इलाके के अंदर देर रात फायरिंग की जो घटना है वो हुई है। ठीक मेरे पीछे यही वो राहुल नंदा है, उनका जो घर बताया जा रहा है 4th फ्लोर के ऊपर राहुल नंदा वो यहां पर रहते हैं। कुछ युवक बताया जा रहा है कि स्विफ्ट गाड़ी से यहां पर आए थे। देर रात उन युवकों ने हवाई फायर किया। कुल मिलाकर उन युवकों का जो मकसद था वो बताया जा रहा है कि राहुल नंदा को चेतावनी देना। उसके बाद में कहीं ना कहीं जो परिवार है वो खौफ के अंदर है। राहुल नंदा ने इस पूरी घटना की जानकारी जो जवाहर नगर थाना पुलिस को दी। बताया जा रहा है कि इस पूरी घटना के अंदर मोती डूंगरी इलाके का एक जो हिस्ट्री शीटर है उसने और उसके सहयोगियों ने देर रात जो है वो फायरिंग की है। अब इस पूरे मामले को लेकर डीसीपी ईस्ट तेजस्वी गौतम जो है वो उनकी मॉनिटरिंग में इन्वेस्टिगेशन जारी है। पुलिस का जो कयास वो ये है, सीसीटीवी फुटेज के आधार के ऊपर जो आरोपी जो फायरिंग करता है उनकी तलाश के लिए लगातार जो है छापेमारी की जा रही है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए सहयोगी अविनाश के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। दौसा के सिकंदरा थाना क्षेत्र में बेखौफ बदमाशों ने एटीएम पर धावा बोल दिया। बदमाशों ने गीजगढ़ में एसबीआई के एटीएम को निशाना बनाया। बदमाशों ने गैस कटर से एक शटर और एटीएम को काट दिया। हालांकि एटीएम से कैश निकालने में नाकामयाब हुए, तो वहीं घटना की जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। 2 सिलेंडर और एक गैस कटर को बरामद किया गया है। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। ये एसबीआई का एटीएम है जिसमें एक गार्ड रहता है, वो साइड में सो रहा था और रात को जब हम गश्त करके गए हैं 2 बजे के आसपास, उस टाइम पर तो कोई वारदात इस तरह की हुई नहीं थी। और रात को हम सर्दियों में गश्त बढ़ा देते हैं वैसे भी, तो हमको 5:30 बजे करीब गार्ड ने फ़ोन करके बताया कि यहाँ पर गैस कटर और ये सामान पड़ा हुआ है। हम तुरंत यहाँ आए, आके देखा है तो शटर की आगे के लॉक गैस कटर से काटे हुए थे और अंदर भी वो घुसे हैं जिसमें प्रयास किया है गैस कटर से एटीएम को काटने का, लेकिन वो नाकाम रहे और उनकी हम तलाश जारी कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे वगैरह इनका। बारां जिले के पाली थाना क्षेत्र के बिचनखेड़ा के जंगलों में पेड़ पर लटकी लाश मिलने से सनसनी फैल गई। पेड़ पर लटकी लाश कंकाल का रूप ले चुकी थी। शव मिलने की जानकारी ग्रामीणों ने पुलिस को दी। मौके पर पुलिस पहुंची। गुमशुदगी की रिपोर्ट जो दर्ज कराई गई थी
उसके आधार पर, कपड़ों के आधार पर शव की शिनाख्त हो पाई है। खबर मिली है कि 1.5 महीने पहले से यह शख्स लापता था, जिसका नाम भरत सिंह है। कोटा से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर सरकारी स्कूल बेहाल नजर आ रहे हैं। शिक्षा मंत्री के जिले का हाल आपको बताते हैं, जहां पर नामांकन वहां नहीं है, जहां शिक्षक हैं, जहां स्कूल में नहीं है बच्चे, वहां पर शिक्षक तैनात हैं। गोवर्धनपुरा गांव में 4 बच्चों को 6 शिक्षक पढ़ा रहे हैं, 2 बच्चों पर 2 शिक्षक। 17 स्कूलों में यही हाल है। कंवरपुरा और शेरगढ़ स्कूल में किसी बच्चे का नामांकन नहीं मिला। बदहाल व्यवस्था के चलते लोगों का सरकारी शिक्षा से यही वजह है कि मोह भंग हो रहा है। तो कोटा से बड़ी खबर, सरकारी स्कूल का हाल देख लीजिए। आज के प्राथमिक विद्यालय गोंडी में नामांकन इसलिए कम है क्योंकि यहाँ कम से कम 4-5 साल से जो बिल्डिंग है, जो 3 कमरे हैं, वो बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। हमने कई बार DODD को भी अवगत कराया, सरपंच साहब को भी अवगत करा दिया गया है। तो मेन कारण तो ये है कि विद्यालय क्षतिग्रस्त हैं, और दूसरा कारण है कि जो गणेशगंज और इटावा है, वहाँ प्राइवेट स्कूल हैं और वो पास में पड़ता है, इसलिए अधिकतर बच्चे वहाँ भी चले जाते हैं। सर, अगर देखा जाए तो इटावा ब्लॉक में नामांकन तो है, टोटल नामांकन यहाँ 18,773 का है, और उसके अकॉर्डिंग स्वीकृत पद 1505 है और कार्यरत 1223 टीचर्स हैं, रिक्त पद 282 हैं। जब स्टाफिंग पैटर्न होगा तो सब जगह बराबर की स्थिति आ जाएगी। सरकार के मापदंडों के अनुसार ये कार्य किया जाएगा। अभी जो क्योंकि ये हुआ नहीं है, इसलिए कई जगह कम नामांकन है, वहां पर हम प्रयास कर रहे हैं कि सभी जहाँ 2 टीचर लगे हुए हैं वो लगातार सर्वे करके अपना नामांकन बढ़ाएं, ताकि वो स्कूल यथावत बना रहे। कोटा के नयापुरा थाना इलाके में निजी स्कूल में हुई पिटाई से दहशत में आए 2 मासूम बच्चे पिछले 5 दिन से स्कूल नहीं जा पा रहे। पीड़ित पिता ने आरोपी टीचर के खिलाफ शिक्षा विभाग, स्कूल प्रशासन और पुलिस में शिकायत दी है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ है। परिजनों का आरोप है कि उन्होंने जब दोनों बच्चों की TC स्कूल से मांगी तो उन्हें धमकी देकर स्कूल से बाहर निकलवा दिया गया। पीड़ित परिवार का यहां तक कहना है कि स्कूल में बच्चों के साथ न सिर्फ गाली गलौज होती है बल्कि मारपीट तक की जाती है। इस मामले की शिकायत स्कूल के प्रिंसिपल को दी गई, लेकिन आश्वासन के बजाय उन्होंने पीड़ित परिवार को पुलिस में शिकायत करने की धमकी दी। पीड़ित परिजन जयपुर में शिक्षा विभाग के स्कूल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की यहाँ पर मांग कर को मारा गया। यहाँ सिर पे गठान हो रही है और मैम गाली वाली बकती है। मैंने की मैम मेरे लग रही है, जब भी मैम ने माना नहीं, कहाँ लग रही है, कहाँ लग रही है, इधर चेक किया, इधर चेक नहीं किया, इधर चेक किया, है ना, जो मैंने की इधर लग रही है, जब भी चेक नहीं किया मेरे डंडे की देंगे। मेरे साथ मारपीट की गई है और गाली गलौज के साथ मैम बात करती है मुझसे, है ना, और गंदी गंदी गालियाँ निकालती है मुझसे, और बच्चे भी गाली बिकते हैं और मैं गाली नहीं बिकता, और भी बच्चे गाली नहीं बिकते पर लेकिन नाम लगा देते झूठा मैम, है ना, और तो मारपीट करते सब बच्चों के साथ कि 700 रुपये लेके आओ, 150 लेके आओ और 50 रुपये लेके आओ, हर दिन पोंसन करती रहती।